हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों का ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामाजिक विज्ञान जो कि क्लास 10 का था पढ़ रहे थे, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें इतिहास का एक चैप्टर हम लोग देख चुके हैं और अर्थशास्त्र में जो है एक चैप्टर उसमें भी देख चुके हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ज्ञान क्लासेस का यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान क्लासेस बांग्ला का यूट्यूब चैनल है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं हमारे ज्ञान क्लासेस के बारे में, तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख रहे थे। तो सबसे पहले चैप्टर आपको कहा है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका हम लोग सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे बिहार बोर्ड में, सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। तो अब हम ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। तो आइए ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले क्या है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आए हैं। तो आपको जब सब्जेक्टिव पढ़ाया गया था ऑफलाइन क्लास में, जो कि आर्यन से पढ़ाया था, तो आपको बताया हम लोग कि किस महादेश में आया है, यूरोप में। तो आपको याद क्या रखना है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश में। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपको, फ्रांस ने किस शासक की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की। तो ये फ्रांस के राजवंश का कौन सा राजवंश था, आप जानते होंगे कि बूर्बो वंश का, वही राजवंश का जो पुनः मतलब फिर से स्थापना हुआ था। तो याद रखना है ऑब्जेक्टिव में क्या, बूर्बो वंश। वही आप मेजनी के बारे में आप सब्जेक्टिव में भी पढ़े थे। तो मेजनी का संबंध किससे है, कार्बोनरी से। उसी तरह 4th नंबर जो क्वेश्चन है आपको, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था। तो आज जानते होंगे सब्जेक्टिव में हम पढ़ाए हुए थे 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑस्ट्रिया था, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया एक दूसरा देश है, ऑस्ट्रेलिया जो वर्तमान में आप देखते हैं वो एक दूसरा देश है। तो आप याद क्या रखना, ऑस्ट्रिया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, काउंट काबुल को विक्टर एमुलुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो वो कौन सा पद था, प्रधानमंत्री का पद था। और जानते हैं कि गैलीबारी पेशे से क्या था, नाविक था। तो वही 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या था, नाविक था। और 7 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने कराया था। तो आप जानते हैं कौन कराया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया था। देखिए अब सेकेंड चैप्टर क्या है, हिंद चीन में आंदोलन। तो देखिए हिंद चीन क्षेत्र में सबसे पहले का क्वेश्चन आएगा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं। तो आपको याद क्या रखना, कंबोडिया, वियतनाम और लाहौस। कंबोडिया, वियतनाम और लाहौस। आप बहुत ही इतिहास में जो सेकेंड चैप्टर है उसमें बहुत ही फेमस एक मंदिर का नाम है, जिसका नाम क्या है, अंकुर वाट का मंदिर कहाँ है। तो कंबोडिया एक देश है, उसी देश में। और हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी क्या था। तो हिंद चीन के जब क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा व्यापारी चौका था। तो आप जानते होंगे कौन सा पहुंचा था, पुर्तगाली व्यापारी पहुंचा था। हिंद चीन में जो बसने वाले थे, फ्रांस के जितने भी नागरिक हैं, वो जब पहले जो बसते थे हिंद चीन के क्षेत्र में, तो उनको किस नाम से उस समय जाना जाता, कोलोन के रूप में जाना जाता है। 5th नंबर क्वेश्चन आपको है क्या है, नरोत्तम सिंहानी कहाँ के शासक थे। तो आप जब इस लेसन को पढ़ रहे होंगे विस्तार से, तो उसमें दिया था बुक में कंबोडिया। तो आपको कंबोडिया याद रखना है, क्योंकि ये सब जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2027 बिहार बोर्ड में आने का प्रबल संभावना है। देखिए बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसका लेखक को नाम बताना है। तो फान बोई चाओ, इनके लेखक कौन है, फान बोई चाओ। उसके बाद 7 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस और कौन सा देश, वियतनाम के बीच होने वाला एक समझौता हुआ था, उसको क्या कहते हैं, हनोई समझौता। तो आपको याद रखना है, डेट याद रखना है। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ, तो हनोई समझौता। और 1 नंबर है, एक दार्शनिक थे, नसीम दार्शनिक थे, जो वियतनाम के जो युद्ध के लिए क्या किए थे, दूसरी धारा है। तो उन्हीं क्वेश्चन दिया गया। 8 नंबर क्वेश्चन आपको है, किस दार्शनिक ने अदालत लगाई, वियतनाम
वो दोषी ठहरा है। तो कौन सा राजनीति हो जाएगा? आपको रसेल नामक एक राजनीति था वही हो जाएगा। देखिए जो युद्ध जब समाप्ति हो रहा था, तो किसी भी युद्ध का समाप्ति हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध जो समाप्ति होता है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति क्या थे उससे क्वेश्चन बनता ही है। तो वहाँ पर भी देखिए अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन सा? निक्सन था। हुआ आंदोलन किस प्रकार का? प्रकृति का था। तो आप जानते हैं किस प्रकार का था, बुक पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते हैं, उनका क्रांतिकारी धार्मिक प्रकार का आंदोलन था। देखिए अब हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को देख रहे हैं। तो भारत राष्ट्रवाद में आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो डिटेल में सब गांधी जी के बारे में आप पढ़े होंगे, और भी जितने भी राष्ट्रवादी नेता हमारे थे उनके बारे में आप पढ़े होंगे, गांधी जी के जितने भी आंदोलन किए हैं उनके बारे में आप पढ़े होंगे डिटेल में। तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। देखिए गदर पार्टी था, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। तो लाला हरदयाल सन कितना था? 1913 में इन्होंने किया। उसके बाद क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस हत्याकांड, कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि जनरल डायर का नाम आप सुने ही होंगे, इसी से रिलेटेड है, जो कि गोली चलवाया था उसने। तो कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919। आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी आता है। तो आपको अगर सन याद रहेगा तो अच्छे से आप लिख पाइएगा। उसके बाद लखनऊ समझौता किस वर्ष में? लखनऊ समझौता को आपको सन याद रखना है, किस साल में हुआ? 1916 में। उसके बाद आप असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था 1920 में। तो उस आंदोलन होने से पहले कांग्रेस करती थी, कोई भी आंदोलन होता था स्वतंत्रता के लिए तो भारत जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसमें पारित कराना पड़ता था। उस मतलब प्रस्ताव को अगर पारित हो जाता था तब उस आंदोलन को आगे गांधी जी बढ़ाते थे। तो वही असहयोग आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन चालू हुई, इसके प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? सितंबर 1920। और अधिवेशन कहाँ हो रहा था? वो कलकत्ता में हो रहा था। तो वही क्वेश्चन पूछा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ। देखिए एक खिलाफत आंदोलन था, जो कि तुर्की के जो शासक था, जितने भी भारत के मुसलमान थे, तुर्की के जो शासक को अपमानित कर दिया गया था। तो उस अपमानित हो गया था, तो भारत के जितने भी मुसलमान लोग थे वो चाह रहे थे कि तुर्की के सपोर्ट में एक आंदोलन किया जाए। तो उसी आंदोलन का नाम क्या दिया गया? खिलाफत आंदोलन। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू किया गया? तो 1920 में किया गया। किस देश के? तुर्की के समर्थन में किया गया। देखिए अब आप सैन्य अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते होंगे, जिसको दांडी यात्रा का भी नाम दिया जाता है। तो देखिए वही पूछ रहा है, जिसको नमक कानून इसी से तोड़ा गया था। सैन्य अवज्ञा आंदोलन का वो किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 के कौन सा यात्रा का नाम था? दांडी यात्रा, जिसमें गांधी जी पैदल चल के समुद्र तट पे जाके और नमक का, जो कि समुद्र के पानी से नमक बना के नमक कानून क्या किया था? उल्लंघन किया था, मतलब तोड़े हुए। तो उसके बाद आपको एक पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो आप एक लाहौर में अधिवेशन हो रहा था 1929 में। उसी समय जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव मतलब लाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो कौन सा अधिवेशन था? 1929 के लाहौर अधिवेशन। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो आप ये बहुत फेमस क्वेश्चन बार एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम दे देगा, बिहार दरोगा, इस तरह का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे देगा तो उसमें आता है 1925 के भी हेड हुआ है। उसके बाद आप सरदार वल्लभ भाई के नाम सुने होंगे, जो कि भारत का एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? आंदोलन हो रहा था बारडोली आंदोलन, उसी के दौरान वल्लभ भाई पटेल को क्या किसका उपाधि दी गई? सरदार की उपाधि दी गई। आप बुक में आपको रंपा विद्रोह के बारे में दिया है, तो रंपा विद्रोह जिसको क्वेश्चन
10 नंबर क्या है, रंपा विद्रोह कब हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, कब हुआ, तो 1916 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग का अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का नाम था, इसको पढ़ना था। इसमें देखिए सिपलिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा कब हुआ, 1770 ईस्वी में हुआ। उसके बाद सेफ्टी लैंप, जो सेफ्टी लैंप होता है उसका आविष्कार किसने किया, हेनरी डेवी ने किया। और देखिए भारत में जो सूती कपड़ा का जितने भी मिल थे उसमें पूछ रहा है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलें की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है सन 1851 में, जो कि मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा की मिलों की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछ रहा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई, तो आपको याद रखना क्या रखना है, 1917 में कोलकाता में सबसे पहले देश में जो कि जूट मिल स्थापित हुआ 1917 में, तो किस राज्य में हुआ, तो कोलकाता में हुआ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। उसके बाद देखिए एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ये हमेशा बार बार एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो आपको 1907 ईस्वी में किया। उसके बाद भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो कब ये हुआ, 1910 ईस्वी में। उसके बाद देखिए जो मताधिकार था इंग्लैंड में, मतलब वोट देने का अधिकार था, शुरू से नहीं था, वो बाद में जाके मिला है, तो आपको किस सन में जाके मिला है, देखिए इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार, मतलब हम लोग को यहाँ वयस्क कब से माना जाता है, जैसे कि 18 साल के बाद हम लोग इंडिया में वोट दे सकते हैं, वैसे ही वहाँ पर जो वयस्क मताधिकार मिला था, मिला 1918 में वोट देने का अधिकार वहाँ के जितने भी स्त्री और पुरुष थे उनको वयस्क मताधिकार मिल गया। अब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका स्थापना इस संगठन की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना 1920 में हुई थी। उसके बाद देखिए जितने भी फैक्ट्री में जो मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय, बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था, इसी को देखते हुए मजदूरों के हित में फैक्ट्री एक्ट आना चालू हुआ, जिसमें फैक्ट्री में किस तरह मजदूरों को काम कराया जाए, मजदूर का बेनिफिट हो सके और फैक्ट्री मतलब कि आगे चल सके, तो उसी समय फैक्ट्री एक्ट आया था। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें कब आंसर आपको दिया गया है 1881, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। उसके बाद शहरीकरण और शहरी जीवन, मतलब इस सेक्शन में हम लोग को मुख्यतः पढ़ना है, मतलब शहर का विकास कैसे हुआ, शहर में लोग बदलते कैसे हैं, जो कि शहरी जीवन में आपको पढ़ना है। कोई भी मतलब गांव कैसे शहर में बदलता है धीरे धीरे। तो शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में मुख्यतः पढ़ना है कि मतलब शहरीकरण कैसे होता है, कोई भी गांव या छोटा शहर बड़े शहर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है उसके बारे में पढ़ना है। और शहर में लोग रहते हैं वो अपना जीवन कैसे यापन करते हैं उसके बारे में मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति में आई, तो वो कौन सा, प्रगतिशील व्यवस्था जो थी वही प्रगति में आई। उसके बाद शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, जो शहर से आधुनिक व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उनको किस में, प्रभाव क्षेत्र में, क्योंकि आप शहर में जाइएगा तो अधिकांश लोग शिक्षित ही होते हैं, और गाँव में जाइएगा तो उतना लोग शिक्षित आपको नहीं मिलेंगे। तो वही पूछ रहा है कि शहर के आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र में माना जाता है, तो उनको किस प्रभाव क्षेत्र में उनको माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। तो जब अस्थायी कृषि हुआ तो जमाव कैसा संभव होगा, तो आपको संपत्ति याद रखना है। इसको सबका आंसर क्या होगा, संपत्ति याद रखना।
प्रतियोगी और उनकी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की है? तो मुद्रा प्रधान जो अर्थव्यवस्था थी उसी को लागू किया गया। किससे प्रभावित होगा? प्रतियोगी और उनकी प्रवृत्ति से प्रेरित होगा। तो आपको याद करना है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो आधुनिक औद्योगिकरण जब हुआ तो ये कह रहा है किसके रूप को मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो आप देखे होंगे शुरुआती तौर में जितने भी उद्योग लगते थे शहर में ही लगते थे, तो इसीलिए शहर का ही क्या किया? शहरीकरण किया। उसके बाद आपको जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ हो? महानगर। जैसे आप कोई भी महानगर देखिएगा वहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या रहता है, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है, तो सब लोग चाहते क्या है वही महानगर में जाके हम बसे। इसी कारण से धीरे धीरे जनसंख्या क्या हो जाता है वहाँ बढ़ जाता है। अब देखिए 200 याद रखना 1800 कितना 10 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पे पहुँच गई? जो कि पहले 1810 ईस्वी में जब लंदन की आबादी कितना थी? 10 लाख थी। लेकिन ये जो 70 साल का गैप है इसमें कितना बढ़ गया वहाँ का जनसंख्या? तो 40 लाख बढ़ गया। यही बात को याद रखना है। देखिए लंदन में एक अनिवार्य शिक्षा आया, मतलब कि सभी को मतलब अनिवार्य शिक्षा, सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा का शिक्षा आपको लेना है सभी लोगों को। तो ये एक कब आया? तो आपको 1870 में जो कि अनिवार्य शिक्षा कहाँ लागू हो गया? लंदन में लागू हो गया। तो आपको इस बात को याद रखना है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन आपको है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में क्या हुआ? रूप में उभर कर आया है। तो आपको मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में। देखिए पूंजीपति तो क्या कर रहे हैं? वो तो पूंजीपति रहे कि इन्वेस्ट करके अपना अपना उद्योग खोल रहे थे, लेकिन जो मध्यम वर्ग था वो क्या कर रहा था? उसमें आपको बुद्धिजीवी मतलब कि कैसा काम हो, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब कैसे थे? मध्यम वर्ग के लोग थे। और ये पूंजीपति लोग क्या कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कंपनी का मतलब स्थापना में योगदान दे रहे थे। तो वही काम किया जाता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में क्या है? तो मध्यम वर्ग है। और पूछ रहा है पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होना सबसे ज्यादा? तो देखिए कोई भी पूंजीपति जो कि अपना कंपनी खोला है वो क्या चाहेगा कि मेरा अधिक से अधिक क्या प्रॉफिट हो सके। तो आपको जो जितने भी वर्कर उसमें काम करेंगे, चाहे टेक्निकल स्टाफ से लो तो चाहे लेबर वर्क हो, सभी को क्या करेगा? चाहेगा कम वेतन में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते। तो वही बात श्रमिक का भी वहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो उनका भी शोषण किया। कृषक वर्ग जो कि कृषक वर्ग जनरली क्या करते हैं? तो दोनों के लिए सामान्यतः जैसे नील से क्या होता था? लगने का रंग बनता था। तो कृषक वर्ग ही मतलब कृषक लोग ही उगाते थे नील। तो कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग जो था उसका भी शोषण हुआ। इसलिए इस ऑप्शन में क्या होगा? सभी वर्ग हो जाएगा। उसके बाद आपको पश्चिम काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का भी व्यापार हो रहा था? एक मार्ग था रेशम मार्ग, उसी मार्ग से आपको जो पश्चिम काल में एशिया महादेश और यूरोप महादेश के बीच क्या हो रहा था? व्यापार का कार्य होता है। और पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? तो अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर था, वही क्या हुआ? प्रथम शहर के रूप में उभर के आया विश्व बाजार के रूप में। अब 3 नंबर आपको क्वेश्चन क्या है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? तो आधुनिक औद्योगिक क्रांति। और कुछ रहा इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर। ये जो गिरमिटिया मजदूर है ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता है कभी कभी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र। उसके बाद विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो आप 18वीं शताब्दी में जब देखेंगे तो उसी समय से क्या हुआ?
औद्योगिक क्रांति को भी माना जाता है शुरुआत। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो अधिक से अधिक क्या होगा, सामानों का उत्पादन हो गया। जब सामान का उत्पादन हुआ तो क्या हुआ, उसको बेचने के लिए अलग अलग बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी समय विश्व बाजार की खोज होने लगी। तो कब हुई, सन 18वीं शताब्दी में। देखिए एक संकट आया था, विश्वव्यापी संकट, जो कि किस सन में आया था, 1929 में आर्थिक संकट आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ। तो एक प्रणाली था फासीवादी नाजीवादी प्रणाली, इसी प्रणाली में क्या हुआ, उदय हुआ। एक सम्मेलन था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो था किस वर्ष हुआ, तो आपको याद करना है 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, मतलब पूछना है किस दशक में हुई। तो 1990 के जब दशक को आप पढ़िएगा इतिहास में, तो उसमें लिखा गया स्पष्ट भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ। तो इसको आपको याद करना है। और द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ शुरू हुआ। अब देखिए हम लोग का लास्ट चैप्टर है इतिहास का, मुद्रा संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। मतलब कि जितने भी प्रेस आप देखते हैं, इस सब प्रेस के बारे में, तो भारत में प्रेस का कैसे विकास हुआ इसके बारे में पढ़ना है। और राष्ट्रवाद और प्रेस के जरिए राष्ट्रवाद कैसे भारत में फैला, इसके बारे में, सबके बारे में हमको जानना है इस चैप्टर में। क्या है तो देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो क्वेश्चन हिंदी में भी आ सकता है, राष्ट्रवादी यंग इंडिया। तो आपको पत्रिका किस पत्रिका का संपादन किया, तो आपको याद रखना है यंग इंडिया। किस पत्र ने, रातों रात वर्नाक्यूलर एक प्रेस एक से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, उसमें क्या करा, जितने भी भारतीय समाचार, राष्ट्रवादी समाचार पत्र उनके अंदर थे, उनको पाबंदी लगा दिया गया था। तो वही जो भारतीय पत्र दूसरे भाषा में छपने लगा, ताकि इसमें क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट न लग जाए। तो उस पत्रिका का नाम क्या था, अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाया। तो एक मार्को पोलो यात्री था, उसने क्या किया, इसको ब्लॉक प्रिंटिंग जो था, प्रिंटिंग करने का एक क्या था, नमूना था, उसको आपको यूरोप में पहुंचाया था। क्वेश्चन 4 नंबर है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। तो आपको याद रखना है कौन सा देश था, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंग्लैंड में मुद्रा का कला को पहुंचाने का वाला कौन था। तो एक कैक्सटन था, वही मुद्रा कला क्या गया, इंग्लैंड में पहुंचाने का काम किया। एक जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को पूछ रहा है, बहुत फेमस स्टेटमेंट, मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है। ये किसने कहा, मार्टिन लूथर। और क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो आपको कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का दार्शनिक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो आपको याद रखना है कहाँ हुई, चीन में हुई। आप जो आज सिविल सेवा के एग्जाम देते हैं, वही पूछ रहा है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा को मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो हम लोग का पूरा इतिहास का जितने भी डिग्री आए क्वेश्चन थे, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये आप अगर पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका इतिहास का जो 4 सब्जेक्ट पूछता है, मतलब सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट पूछता है, उसमें से इतिहास एक सब्जेक्ट है। तो आपको अगर ये कर लेते हैं तो आपको 10 से लेकर 15 नंबर इस वीडियो से ही आ जाएगा। आपको अगर लेक्चर में पढ़ लेगा अच्छे से, तो अगर इसी तरह का आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे अच्छे कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव किस
सब्जेक्ट का चाहते हैं उसको नीचे लिखिए, आगे वही सब सब्जेक्ट का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा वन शॉट के माध्यम से। तो चलिए एक इसी पे मोटिवेशनल शायरी आपको सुनाते हैं। इतिहास से रिलेटेड शायरी है। शायरी है कि इतिहास पढ़ो इस अंदाज से, इतिहास पढ़ो इस अंदाज से कि हर घटना याद हो जाए, हर घटना याद हो जाए। बोर्ड परीक्षा में ऐसा लिखो कि परीक्षक भी पूरे अंक दे जाए। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।